Now in today's class we'll proceed with our next chapter, that is chapter 9, and the name of the chapter is straight line. Name of the chapter is straight line. तो वो जहां तक मैं चैप्टर की बात करता हूँ, अब यहाँ से आगे जो भी हम चैप्टर करेंगे, यानी कि आगे वाले दो चैप्टर हो, आपको याद होगा हमने 10th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये समझ लो कि इसका एक्सटेंशन अब यहाँ से शुरू, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट स्टडी किया था उसका एक्सटेंशन ही आपका इस चैप्टर से शुरू होगा। और ये जो चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और 3D ज्योमेट्री, these all chapters are part of a one. These all chapters are part of a one. देखो जहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है तो वहां पे हमने पॉइंट्स को लेकर स्टडी किया था। वहां पे हमने पहले क्या किया, वहां पे हमने क्या क्या समझा था, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे, रेशियो फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट जो था वो आपके सिलेबस में प्रीवियस सेक्शन में नहीं था, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला। जैसे कि देखो ये एक वर्टेक्स है आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y, और ये आपका वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y, और ये आपका एक वर्टेक्स है सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 और y। अब आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉड्यूलस आता है, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, तो किसको लगाते हैं, मॉड्यूलस। अब देखो कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे x, लिखा आपने x1, आगे वाले y के दो पॉइंट्स क्या है, y2 और y3, इसको माइनस, y2 माइनस। अब आ जाओ आप आगे वाले x पर, प्लस में क्या आ जाएगा, x2, x2 के आगे वाले दो y कौन कौन से पॉइंट है, y3 और y1, तो ये हो जाएगा y3 माइनस, प्लस नेक्स्ट वाला x पॉइंट क्या है, x3 के आगे वाले दो y वाले पॉइंट्स कौन से हैं, y1 माइनस, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। इन शॉर्ट अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि आपके x1 वाला पॉइंट क्या है, x1, x2 और x, और y1 वाले पॉइंट क्या है आपके, y1, y2 और y। तो x1 के साथ क्या लोगे, 1 वाला छोड़ दोगे तो y2 माइनस y2, x2 के साथ क्या लोगे, 2 वाला छोड़ दो तो y3 माइनस y1, x3 के साथ 3 वाला छोड़ दो तो y1 माइनस y। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे फाइंड। इतनी बात समझ में आ गई। आज आगे आगे इसी एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, इस कंसेप्ट का, इसलिए समझा फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करें। समझ में आ गया। पहले क्या होता है, x1 के ब्रैकेट में y2 माइनस y, प्लस में क्या हो जाएगा x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y। सिंपल वे क्या है, कैसे याद रखना है, x1, x2, x3 को लिखो, y1, y2, y, या आप उसको ऐसे भी ले सकते हो, एग्जैक्टली x1 के नीचे आप लिखो y, लिखा, फिर लिखो y2 और y। जब x1 की बात होगी तो इसको ब्रैकेट में क्या आएगा, y2 माइनस y3, x2 की बात होगी तो इसको छोड़ दो तो क्या आएगा, y3 माइनस y1, और जब x3 की बात होगी तो इसको छोड़ दो तो क्या आएगा, y1 माइनस y। तो ये बातें समझ में आ गई। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए इस क्लास, इस चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने से पहले चैप्टर, तो ये भी समझ में आ गया। 10th क्लास में आपको जो जो चीजें पता होनी चाहिए ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप इसी के साथ भी नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या हो गया आपका इस चैप्टर का, दैट इज स्ट्रेट, यानी कि 10th में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था उसका एक्सटेंशन कहां से शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइंस में हम सीखेंगे कि मीनिंग क्या होता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड की जाए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने से पहले आपको समझना होता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे निकाला जाए, यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 9.1, उसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने का पहला मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लो एक लाइन है जिसमें आपको दो जनरल पॉइंट्स, यानी कि भाई लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो मान लो एक पॉइंट है आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y। अगर आपको किसी भी लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका स्लोप आप इजीली फाइंड कर सकते हो। स्लोप का सिंबल बता देता हूँ, ये होता है। अगर कोऑर्डिनेट्स पता तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट का मतलब y2 माइनस y1, और चेंज इन x कोऑर्डिनेट का मतलब x2 माइनस x। कितनी बार समझ में आ रही है।
तो पहला फॉर्मूला जो स्लोप का आपने समझा वो क्या समझा, दैट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, और इसका सिंबल क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो यही चीज आपको समझाई जा रही है। जैसे कि एक लाइन है, इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, ए, एक पॉइंट ए है इस लाइन पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y, तो दूसरा पॉइंट क्या है बी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y। अब आपको कहा जा रहा है इस लाइन का स्लोप बताओ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, दैट इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। यहां तक कोई डाउट है तो बस क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो स्लोप का होता है वो होता है बाय यूजिंग एंगल, स्लोप ऑफ ए लाइन यूजिंग एंगल। अब देखो, जैसे कि ये आपकी लाइन है जिसका हमें स्लोप फाइंड, दिस इज द लाइन जिसका हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप। दिस इज द लाइन जिसका हमें स्लोप फाइंड, ठीक है। इस लाइन में दो जनरल पॉइंट है, एक ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, एक बी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y। अब ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये हो गया आपका थीटा, और ये जो एंगल बना रही है वो किस डायरेक्शन में बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ पे जब हम थीटा की बात करते हैं तो थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन, कौन सी लाइन, जिसका आपको स्लोप फाइंड करना है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर थीटा, ये यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और किस डायरेक्शन में, एंटी। तो अगर आपको ये एंगल थीटा की बने तो अब जो आपका स्लोप ऑफ ए लाइन होता है वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा। किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो आपने अभी तक स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने के दो मेथड्स, एक, अगर मुझे लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो तब तो डायरेक्टली स्लोप ऑफ ए लाइन क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा, अगर मुझे ये एंगल थीटा की बना है, व्हाट इज थीटा, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्टली स्लोप ऑफ ए लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। चलो तो कहना ही से दैट, अब दो फॉर्मूले क्या हो गए, एक हो गया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब मैं दोनों को अगर कंपेयर करता हूं, कैन आई से दैट tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बिकॉज दोनों ही क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको, ये भी समझ में आ गया, चले आगे, ठीक है। 0 डिग्री टू 180 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो थीटा होता है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो स्लोप वाला जो एंगल थीटा होता है ये 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक है। इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री। अब जो चीज समझा रहा हूँ उसको ध्यान से, अब थीटा मैंने कहा क्या, थीटा 0 से लेके कहाँ तक जाता है, 180। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब एंगल तो बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0, और एम किसके इक्वल होगा, तो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर यानी कि अगर स्लोप की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है जिसका आप स्लोप फाइंड कर रहे हो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस। भाई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है, तभी तो ये थीटा 0 होगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या, थीटा है क्या, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ थीटा 0 है तो उसका मतलब जो लाइन जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है यानी कि एल, वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू क्या होगी, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब आपने पहला केस ये सीखा कि अगर m की वैल्यू 0 होगी तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
पहली बात समझ में आ गई। केस वन क्या है कि अगर लाइन स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं केस टू। केस टू का मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या है, एक्यूट है, यानी कि 0 और 90 के बीच में। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इन दिस केस देखो 0 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ना सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आप एग्री करते हो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के मैं बीच में जाता हूँ तो आप कहोगे सर इसका मतलब जो tan थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और tan थीटा अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें तो सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब tan थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। पहले इसका जवाब, क्या एग्री करते हो, क्या इस बात से एग्री करते हो कि tan थीटा की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब मेरा m जो होगा, अब देखो 0 से लेके 90 के बीच में, तो m जो भी आएगा मेरा वो 0 से बड़ी वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर स्लोप ऑफ अ लाइन इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब जो लाइन की जो डायरेक्शन है किस तरफ है, वो राइट साइड। लाइन इस तरह से घूमती है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको स्लोप की वैल्यू गिवन, आपको ये जज करना होता है कि लाइन इस तरह से मूव करेगी या लाइन ऐसे जाएगी, टूवर्ड्स राइट जाएगी या टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। कैसे जज करोगे, जज ऐसे किया जाता है कि अगर स्लोप ऑफ अ लाइन 0 से बड़ा है, इसका मतलब जो लाइन की मूवमेंट होगी वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन पर होगी, राइट डायरेक्शन। ठीक है, लाइन जो मूव करेगी वो राइट साइड की तरफ ऐसे मूव। ये बात समझ में आ रही कब, जब स्लोप की वैल्यू जो है 0 से क्या होगी, बड़ी। केस वन में क्या आपने देखा, अगर थीटा 0 तो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन अगर स्लोप ऑफ ए लाइन 0 से बड़ा हो, अगर स्लोप ऑफ ए लाइन मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा हो, तो इसका मतलब जो लाइन है मेरी किस डायरेक्शन पर मूव करेगा, राइट डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं केस थ्री। केस थ्री क्या हो गया, 0 ले लिया, 0 से 90 के बीच में आ गया, तो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू क्या आती है, 90। 90 का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि डॉट। अब अगर ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये लाइन कैसी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर स्लोप की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है तो जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। क्या ये केस थ्री समझ में आ गया। फोर्थ केस क्या होता है, अब 90 से आगे चलते हैं, 90 से 180। 90 से 180, 180 नहीं होगा, मैंने क्या कहा था, रेंज क्या है, 0 से लेके 180 के बीच। तो अगला केस क्या बन गया, ऑप्टिमम साइकिल, कि अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज्यादा हो जाता, 90 से ज्यादा। तो आप एग्री करते हो ना कि 90 से ज्यादा का मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और यहाँ पर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan थीटा अगर नेगेटिव आएगा तो मेरी स्लोप की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अगर स्लोप की वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब स्लोप आपका नेगेटिव आ रहा है। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब जो आपकी लाइन है वो लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे मूव। तो कितने केस टोटल हो गए, फोर। पहला केस क्या, अगर स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा केस क्या, अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी कि 0 से बड़ा, तो लाइन कहां पे शिफ्ट करेगी, मूव करेगी टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। केस थ्री क्या हो गया, अगर थीटा यानी कि एम की वैल्यू अगर इंफिनिटी होगी या नॉट डिफाइन होगी तो लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि एम मेरा लेस देन 0 होगा तो जो मेरी लाइन मूव करेगी वो मूव करेगी टूवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या ये चारों केसेस क्लियर हो गए, आप कोई डाउट है तो बताओ। मैंने आपको क्या कहा, जो उसकी रेंज है एंगल की वो 0 से लेकर किसके बीच में है, 180। 0 से 180 के, 0 से 180 के बीच में जितने केसेस बनते हैं वो सारे मैंने आपको। तो यहाँ पे जो एंगल की जो रेंज रहती है वो किसके बीच में रहती है, 0 टू 180 के बीच। और उसी के बेसिस में हमारे चार केस बनते हैं, या तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0, या स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, या स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, या स्लोप की वैल्यू आएगी लेस देन। इसमें क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें क्या होगा, टूवर्ड द राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा, लाइन विल मूव टूवर्ड द
लेफ्ट एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, जैसे कि देखो एंगल बिटवीन द टू लाइन, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि लाइन जो एंगल बनाती है उसको हम tan थीटा से एसोसिएट करते हैं। अब यहाँ पे दो लाइन की बात, जैसे एक लाइन हो गई ये थीटा वन, एक लाइन हो गई ये थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लाइन क्या होगी थीटा वन, एक लाइन होगी थीटा। और इन लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं वो है, लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मान लेते हैं क्या है। अब ध्यान से देखो, क्या आप एग्री करते हो अगर इनके बीच में एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होना चाहिए, वर्टिकल ये अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो, लेकिन हम जब स्लोप की बात करते हैं तो हम उस एंगल की बात करते हैं जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना, जो लाइन किसके साथ बनाती है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं ये जो L1 लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, वो है थीटा वन। और ये जो लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है आपका थीटा, वो क्या है आपका थीटा टू। की बात समझ में आ गई? ये क्या है थीटा वन और ये क्या है। अब एक बात बताओ, क्या आप एग्री करते हो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा हो, इसमें ये वाला जो एंगल है ये आपका आ रहा है थीटा टू, ये वाला जो एंगल आ रहा है ये आपका आ रहा है अल्फा, और ये वाला जो एंगल आ रहा है ये आपका आ रहा है थीटा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या आप एग्री करते हो कि ये जो थीटा टू है इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा वन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा टू जो है वो थीटा वन प्लस अल्फा के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो। तो कहना ही से दैट जो अल्फा है आपका वो किसके इक्वल होगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। जो अल्फा है वो किसके इक्वल होगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। अब ध्यान से देखो, अल्फा किसके इक्वल आ गया, थीटा टू माइनस थीटा वन। यहाँ पे अल्फा क्या है, दोनों लाइंस के बीच में क्या एंगल है, थीटा वन क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन वन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा टू क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन टू विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर होगी? अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा टू माइनस थीटा वन। क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, tan a माइनस बी पढ़ा था? क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b। एग्री करते हो? तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ लिखूं तो tan अल्फा क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a और tan b। एग्री करते हो? ठीक है। अब tan थीटा टू क्या था, tan थीटा वन था हमारा m1 स्लोप, tan थीटा टू को हमने क्या लिया था m2 स्लोप। तो कहने से इधर tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2। यस और नो? समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया, ये समझ में आ गया कैसे बना, ये आपकी tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें फाइंड करना होता है क्यू tan। हमें क्या फाइंड करना होता है, हम जो बात करते हैं एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। भैया वो 0 90 के बीच में तो होगा। जब हम बात कर रहे हैं तो ये एंगल तो एक्यूट ही होना चाहिए कि ये लाइन जो है 0 90 के बीच में तो एंगल बनाएगी। ये जो लाइन है जो भी एंगल बनाएगी 0 90 के बीच में होगा और वो एंगल होगा एक्यूट। इस हिसाब से जो भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको पॉजिटिव रखने के लिए, इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम मोड का यूज। फॉर्मूला क्या बन गया, जब हमें दो स्लोप गिवन होते हैं m1 और m, क्या गिवन होते हैं m1 और m, तब tan अल्फा किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1। यहाँ पर जो एंगल की हम बात करते हैं वो होता है एक्यूट एंगल, दैट इज पॉजिटिव। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो सारे कंसेप्ट में मालूम क्लियर हो गए। ठीक है, तो फिर से सारा रिपीट करवा देता हूँ आपको। सबसे पहला कंसेप्ट आपने ये पढ़ा, पहले पता एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है, एक बार दोबारा बता, तो फिर से बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आप ही बताना मुझे, मैं आप ही से पूछूं।
जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने x1 और y, जो वर्टेक्स पी है इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए थे x2 और y, और जो वर्टेक्स सी है इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए थे हमने x3 और y। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या कहोगे, हाफ मॉडुलस साइन x1 है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, वेरी गुड, y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ क्या आएगा, y3 माइनस y1, वेरी गुड, प्लस x3 के साथ क्या आएगा, y1 माइनस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर कोई भी लाइन है जिसमें दो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यानी कि ए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप ऑफ ए लाइन जिसका सिंबल होता है m, तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। और अगर हमें इस लाइन का एंगल गिवन हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तब ये जो m होता है ये tan थीटा के। फिर हमने ये देखा कि अगर m की वैल्यू क्या होती है, 0 आएगी, तो इसका मतलब ये जो लाइन है हमारी पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो कुछ लाइन इस तरह से बनेगी टुवर्ड द राइट डायरेक्शन। अगर m की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आएगी तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और m की वैल्यू अगर नॉट डिफाइन आएगी तो लाइन आपकी क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। फिर हमने देखा कि अगर दो लाइंस के एंगल गिवन हो, यानी कि दो स्लोप गिवन हो m1 और m, तो जो tan थीटा या tan अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसके बीच में साइन कैसा आता है, मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल की हम बात करते हैं वो क्या होता है, एक्लिप्टर। अब आप ये समझो कि जो हम दो लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर वो दो लाइंस पैरेलल, जैसे कि हमने अभी ये देखा था कि जो दो लाइंस थी उनके बीच में जो एंगल बन रहा था, से L1 है L2, तो उनके बीच में एंगल क्या था। लेकिन अगर इन दोनों लाइंस के बीच में ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो जाए तो ये अल्फा की वैल्यू 0, के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल, तो आपने अभी ये देखा कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एग्री करते हो? अब अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, tan जीरो क्या होता है आपका। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, जैसे कि आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। तो m1 किसके इक्वल आ जाएगा, m। इसका मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, या इनडायरेक्टली ऐसे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दो लाइंस हैं जिनके स्लोप इक्वल है, तो आप समझ जाओ कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, कि दे आर पैरेलल टू ईच। दोनों वे में समझ में आ रही है बात। अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल है तो लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है, कि वो आपस में पैरेलल है। लेकिन अगर दो लाइंस के स्लोप जो है वो क्या है, इक्वल नहीं है, तब क्या रिलेशन बनता है वो देखो। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस आपके सिलेबस में दो चीजें होंगी, या तो क्या होगा कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो आपको क्या दिया जाएगा, 0। दूसरा आपको कहा जाएगा कि उनके बीच में जनरली जो क्या रहा, मेनली जो केस मिलेगा, दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर भी तो हो सकती है। क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 90। अब आपको पता है tan 90 तो नॉट डिफाइन होता है, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब मेरी बात ध्यान से, if fraction is not defined means denominator is equal to, भाई आप ये कह रहे हो कि ये जो भी फ्रैक्शन है ये नॉट डिफाइन के इक्वल है। कोई भी फ्रैक्शन अगर नॉट डिफाइन के इक्वल है, सिंपल सी बात है, कब होता है, जब 1/0 वाला केस होता है। इसका मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल है। तो बस इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस m1 m2 जो है आपका वो किसके इक्वल है, तो m1 m2 का मतलब क्या हो गया, -1। अभी आपकी बुक में ना डायरेक्टली लिखा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बना कैसे रिलेशन। आपको सीधा ये जनरली ये बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि भैया दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप, स्टूडेंट को रीजन ही पता होता क्यों लिखना, तो वो रीजन ही है ये डायरेक्ट, कि अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 हो जाता है, और उससे फिर ये रिलेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, tan 90 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, जिसकी वजह से रिलेशन ये बनता है m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर मैं आपको कहूंगा कि m1 इक्वल टू m2 है, तो आप कहोगे दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि भैया प्रूव करो कि दो लाइन जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप क्या कहोगे,
सर हम प्रूव कर सकते हैं। मैं कहूँगा कैसे? सर अगर हम ये प्रूव करते हैं कि दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है, तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जैसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लाइंस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट से आप स्लोप फाइंड कर दो, कौन सा स्लोप, m1 और m। फिर हम क्या प्रूव करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, -1। फिर हम इससे ये प्रूव कर देंगे कि दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो स्लोप की हेल्प से परपेंडिकुलर कैसे प्रूव किया जाता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। तो स्लोप की हेल्प से ये कैसे प्रूव किया जाता है कि लाइन पैरेलल है, कि दोनों का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इज ड्रॉ अ कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are। तो कोऑर्डिनेटर का मतलब 4 वर्टिसेस, वो आपको गिवन ए बी सी और D। तो एक वर्टेक्स क्या हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया। आपको पहले इन वर्टेक्स को यूज करके कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेटर बनाना, फिर उसका एरिया फाइंड। अब ध्यान से देखो, -4 5, क्या आप एग्री करते हो ये जो पॉइंट है आपका, रफली मैं कह सकता हूँ -4 5 है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये क्या है आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो कहीं -4 आएगा, 5 कहीं ऊपर की तरफ। तो रफली मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, -4 5। दिस इज -4 5। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो गया, -4। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको गिवन है वो क्या है आपका, 0,7। क्या आप एग्री करते हो मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ 0,7, 0, और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा 0,7। तो ये हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज पॉइंट सी, 5,-5,। तो देखो, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, 5, फिर आता है हमारा पॉइंट, पॉइंट डी क्या है, -4, तो ये हो गया -4, ज्यादा समझ में आ गया। अब मुझे इस पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया फाइंड करना है। क्या हमने एरिया कोऑर्डिनेटर का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं। अब कैसे फाइंड कर सकते? हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस को, पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर। तो क्या आप एग्री करते हो, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। तो एक ट्राइंगल बन गया आपका ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल क्या बन गया आपका, बी सी डी। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये फाइंड करूँ से A1, और एक एरिया में फाइंड कर दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, फिर दोनों को ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आएगा, नहीं आएगा? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है कैसे फाइंड किया जाता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस कंसेप्ट से। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, ए है आपका -4,5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जो है आपका वो है -4,5। फिर बी आपका क्या है, 0,7। तो बी आपने लिखा 0,7। और फिर डी आपका क्या है, -4, तो डी आपका हो गया -4, अब आप ये बताओ क्या आप एग्री करते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। अब ये हमारा क्या है, x1 y, ये क्या हो गया, x2 y, और ये हो गया x3 कितनी बात समझ में आ रही है? जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो x1 की जगह क्या पुट करोगे, माइनस, और y2 - y3 की जगह क्या आ जाएगा, 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या एग्री करते हो इस बात पर? x2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y3 -2 -5, तो ये हो जाएगा -2 -5। कितनी बात समझ में आ रही है? प्लस x3 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -4, और y1 - y2 हो जाएगा 5 -7, 5 -7। अब देखो जी, ये हो गया आपका -4, क्लियर है आता है। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा आपका 9, प्लस में ये हो गया 0, -2 -5, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। ये हो गया आपका -4, और 5 - 7 कितना होता है, -2। ये समझ में आ गया? 9 × -4 करोगे तो -36 है, और -4 को -2 के साथ करोगे तो +8 आएगा। -36 + 8 -28, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलर साइन ये हो जाएगा 22 से डिवाइड करके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी हमारे पास आ गया 14 स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी यानी कि आपके पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 14 स्क्वायर।
दैट इज ए। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी? अब ध्यान से, बी आपका क्या है 0,7। मैंने यहाँ पे लिखा बी 0,7। फिर सी आपका क्या है 5,-5। तो ये हो गया 5, और डी आपका क्या है -4, तो डी हो गया -4, और फटाफट मुझे ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या? आप x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 देन y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। क्या एग्री करते हो क्या? अब यहाँ वैल्यू देखो, x1 की जगह क्या रखूंगा मैं y2 माइनस y3, 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7+1। x2 की जगह क्या आ जाएगा 5, y3 माइनस y1, -2 -7। एग्री करते हो? -2 -7, -2 -7। x3 की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और y1 माइनस y2, y1 कितना है आपका 7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 7+। यहाँ तक एग्री करते हो? अब देखो, तो ये तो हो गया। आपको जब आप वैल्यू पुट करोगे तो कहने से दैट ये पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 0 को हमने लिखा है। प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -2 -7। -2 -7 कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू माइनस, पहले आएगा 0, फिर 5 इंटू माइनस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्लस x3 की वैल्यू क्या है हमारी -4, और 7+5 कितना हो जाएगा आपका, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या है। 5 इंटू -9 कितना होगा -40, और 12 इंटू -4 कितना होगा -48। एग्री करते हो? 8+5 कितना होगा 13, और ये हो गया -90। मॉडुलस होने का मतलब क्या हो गया 93, और इसको किससे डिवाइड करोगे 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 93/2 स्क्वायर रूट। क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? क्या आ जाएगा 93/2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 93/2 स्क्वायर। जब आप एरिया निकालोगे ये आपका A2 आ गया। टोटल एरिया क्या आएगा 14 प्लस 93/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 42 जा कितना हो जाएगा 28, प्लस में क्या आ जाएगा 90। 93 में 28 ऐड कर, 8+3 कितना हो जाएगा 11, 10+2 कितना हो जाएगा 12। 121 को 2 से डिवाइड कर, ये कितना हो जाएगा 2 6 या 12, फिर 1, 1 से तो जाएगा नहीं, तो फिर 0 आएगा, फिर पॉइंट आएगा 60.5। तो क्या आप एग्री करते हो जो इसका एरिया आएगा वो कितना आना चाहिए 60.5 स्क्वायर? समझ में आ गया? डायरेक्टली नहीं होगा, इसको आपको तोड़ना होगा क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का फाइंड करके दोनों को क्या करना होगा ऐड कर। इज इट क्लियर? ठीक है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2 है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, साइड कितनी है 2, लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ऑन। जो इसके बेस का मिड पॉइंट है वो किस पर हो रहा है, ध्यान से देखो। मैंने ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। क्या आप एग्री करते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो सकता है कि जिसके बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पर है? बिल्कुल आपने ये बनाया है। लेकिन अब मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप ये क्यों नहीं मानते हो कि ये भी तो हो सकता है? उसने ये कहाँ बोला होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वाई एक्सिस पर वो यहाँ से बन सकता है, आपने ये वाला तो बना दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ट्रायंगल? दोनों ही पॉसिबल। समझ में आ गया? द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2, तो इसकी साइड है वो कितनी है 2, तो ये साइड भी 2 है होगी, ये साइड 2 होगी, और बेस है मिड पॉइंट पर, तो ये हो गया ए और ये वाला पार्ट हो गया। ये भी कितना होगा 2 है, और ये भी कितना होगा 2। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो मान लेते हैं ये वर्टिसेस कितना है ए, ये वाला कितना है बी, ये वर्टिसेस कितना है सी, और ये कितना है आपका डी। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको राइट एंगल ले सकता हूँ? ये एक्स और वाई के बीच में क्या होता है राइट एंगल होता है। अब अगर ये 2a है और ये a है, तो मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड कर लेता हूँ।
जैसे कि मान लो ये ओसी है, ओसी मेरा क्या होना चाहिए, ओसी शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बीसी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से किसको माइनस कर दो, ओबी को माइनस कर दो। एग्री करते हो? बीसी कितना है आपका 2 है, तो बीसी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4a, और ओबी कितना आपका है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। मानते हो? ठीक है। तो ओसी की वैल्यू क्या होगा, जब आप ओसी फाइंड करोगे तो ये आपका आएगा रूट ऑफ 3a, तो इट इज इक्वल टू रूट 3a, यस और नो? ये कितना आ गया, रूट 3a। इसका मतलब ये हो गया, इस डायरेक्शन में तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है रूट 3a, और जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यही क्या हो जाएगा, -√3a। अब अगर मैं आपसे वर्टेक्स पूछूं तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, और थोड़ी सी आपको कोऑर्डिनेट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर इसका जो एक्स है, क्योंकि तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो एक्स तो इसका 0 ही होगा, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो ये हो गया 0, मैं आपसे पूछूं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितनी बार समझ में आ गई? तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके 0, 1। अब डी पर, डी भी आपका वाई एक्सिस पर लाई कर, तो एक्स तो 0 होगा, एग्री करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा उसको मैं माइनस से बोलूं, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। अब आप आओ एक, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, ये जो डिस्टेंस है आपका, पहले तो देखो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो, तो ये तो एग्री करते हो ना, वाई तो 0 ही, और ये जो डिस्टेंस हमारा जो यहाँ पर है, जितना यहाँ है उतना ही है, यानी कि रूट 3 है, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। क्या मैं बोलूँ ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -√3a, 0। उसके बाद आप आओ पॉइंट सी पर, सी के कोऑर्डिनेट्स अब क्या होने चाहिए, अगेन सी एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो एक्स तो आपका क्या है, √3 है ये डिस्टेंस, लेकिन वाई इसका भी क्या होगा, और ये आपका पूरा आंसर। समझ में आ गया, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब ये तो था इसका कंसेप्ट, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा, इसी तरह से बनेगा आपका डायग्राम, यहाँ समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है। डायग्राम बनाने से पहले आपको ये पता था कि इसमें जो है y 0 है, इसमें आपको पता है x 0 है, इसमें आपको पता है y 0 है, और इसमें आपको पता है x। ये आपको ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन था, यहाँ पर ये a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना था ये वाला डिस्टेंस, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके कितना आया था, √3 है, तो यहाँ पर इस साइड पर ये हो गया माइनस, कोई डाउट है तो? ठीक है, बस पाइथागोरस थ्योरम हमारा एडी आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, ±√3 है, भैया स्क्वायर है इधर जाएगा स्क्वायर में, लेकिन प्लस वाली साइड क्या होगी, पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव वाली साइड लेफ्ट साइड। तो वर्टिसेस जो पॉसिबल हो सकते हैं उस ट्राइंगल के, अब देखो अगर आपने ये ट्राइंगल बनाया था इस साइड, अगर ये वाली ट्राइंगल की हम बात करें तो वर्टिसेस ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और ये हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो वर्टिसेस ट्राइंगल के ये तीनों भी हो सकते हैं। एग्री करते हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड P आपका क्या x1 y1, और Q आपका x2 y। पहले मैं दोनों पॉइंट लिख लेता हूँ, एक पॉइंट से आपका P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, ठीक है। अब आपको दो केस की, पहले केस में आपको ये कहा जा रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो लाइन पी क्यू है, जैसे कि मान लो जो पी क्यू है, दिस इज द लाइन पी, ये लाइन क्या आपकी पी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आप एग्री कर, तो इसमें फिर एक्स ही होना चाहिए, वाई तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है सिर्फ एक्स से पास हो, ये लाइन किससे पास होगी, एक्स, ये लाइन किससे पास होगी, एक्स। और क्या आप एग्री करते हो x1 और x2 दोनों सेम ही पॉइंट होंगे, x1 और x2 ये एक ही पॉइंट से तो दोनों ये पॉइंट लाइन पास हो रही है, इसका मतलब x1 और x2 शुड बी इक्वल, x1 और x2 शुड बी इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप PQ का कंसेप्ट लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आपने कहा अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो x1 और x2 इक्वल, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट से पास होगी, तो x1 और x2 क्या होगा, इक्वल हो। अब देखो अगर ये इक्वल है तो ये वैल्यू 0 होगी या नहीं, मेन पॉइंट ये समझो कि अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट इक्वल हो, और x एक्सिस के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट इक्वल।
तो पी क्यू क्या हो गया, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y। पी क्यू किसके इक्वल होगा, मॉडुलस क्यों आएगा, क्योंकि डिस्टेंस काट में है। ये बात समझ में आ गई। अब आ जाओ आप पार्ट 2। पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर पी क्यू आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन आ जाएगी आपकी। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वल होगा, y1 इक्वल टू y2। तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूले में फिर पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बिकॉज y2 माइनस y1 तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ तक समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है, क्लियर है आंसर, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.